Good morning. Namaskar. My name is Professor Rafat Siddiq. I am Dean of Faculty Affairs and Senior Professor of Civil Engineering at Thapar University, Patiala. I work on the concrete area and I have published many papers. So, today I am going to speak or give you a lecture on self compacting concrete. इससे पहले कि मैं आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में डिटेल में बताऊं, ये कंक्रीट क्या है, कब यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग you must have seen the construction activity at various places, especially when there is a lot of congestion of the reinforcement, जहाँ सरिया बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ कंक्रीट डालने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में जब हम कंक्रीट डालते हैं तो एंड व्हेन वी रिमूव द शटरिंग तो कंक्रीट सरफेस इज़ नॉट वेरी गुड और कंक्रीट अंदर से हॉलो और पोरस होती है। In that situation, around 12 years back, there was a research on self compacting concrete which indicates which fills the shuttering or the molds of a structure by its own weight. इस concrete में हमें vibration की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. We do not need to vibrate on this thing. Basically, this is how we define a concrete that has the ability to fill formwork through densely reinforced or geometric complex structural elements without cavities and entrapped air. ये कंक्रीट जो बिना किसी वाइब्रेशन के उसको आप स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में भर सकते हैं. दिस इज हाईली वर्केबल कंक्रीट दैट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल और इंटरनल वाइब्रेशन. इस कंक्रीट में हमें ना तो इंटरनल वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है और ना ही एक्सटर्नल वाइब्रेशन में. जब हम इसको मोल्ड्स में डालते हैं या शटरिंग में डालते हैं तो ये अपने आप ही पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. सो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज़ हाईली फ्लोएबल एंड कोहेसिव एनफ टू बी हैंडल्ड विदाउट सेग्रीगेशन. सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बेसिकली अगर हम इसको जो हम आम कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें भी हम सीमेंट, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, वाटर और केमिकल्स यूज़ करते हैं. इसमें भी हम सारी चीज़ें वही यूज़ करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इसकी वर्केबिलिटी और इन टर्म्स इसका स्लम्प बहुत ज़्यादा होता है. And the basic thing is the homogeneity and uniformity of self compacting concrete is not affected by the skill of the workers or shape. ये कंक्रीट जब हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मल कंक्रीटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है और अक्सर सरफेस फिनिश वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती. इस केस में जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, अगर हम ये कंक्रीट यूज़ करते हैं तो फिनिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छी आती है. So, it can be used in most of the applications where traditionally vibrated concrete is used. तो जहाँ हम आज की तारीख में जो कंक्रीट यूज़ करते हैं हम हर एप्लीकेशंस में इस कंक्रीट को भी यूज़ कर सकते हैं. और ये इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज वहाँ होता है जहाँ रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा होता है और शेप वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. अदरवाइज हम इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर वेदर इसे योर अगर आप अपना घर भी बना रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन हाउस और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स दैट देयर आल्सो यू कैन यूज़ इट. अब मैं आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि दिस वाज स्टार्टेड इन 1980s. कंसर्न रिगार्डिंग द होमोजेनिटी एंड proper compaction of concrete
within intricate and heavily reinforced structural elements, and also to enhance the durability quality of steel. It started in late 1980s in Japan, and in early 90s there was only limited knowledge about self compacting concrete. इसकी 90 से लेकर 95 या 99 तक बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। पिछले 5-7 सालों में जापान के बाद जो काम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में स्टार्ट हुआ वो उसके बाद यूरोप में हुआ, और पिछले 10 सालों में हम इंडिया में भी और ये नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली अमेरिका में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, थापर यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ हम लोग इस कंक्रीट पे रिसर्च कर रहे हैं और हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है, और इस सिलसिले में पिछले 5-6 सालों से हम इस पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। इस कंक्रीट का जो दूसरा नाम है बेसिकली, हम क्योंकि जब हम इस कंक्रीट को यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ दिस कंक्रीट वी डू नॉट नीड एनी वाइब्रेशन, और व्हेन वी फिल इन द शटरिंग कंक्रीट अपने आप ही उसका पूरा शेप कवर कर लेती है। इसी वजह से अगर आप और बुक्स में जाएं या लिटरेचर में जाएं तो इसके जो दूसरे नाम हैं, हम बोलते हैं सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट, सेल्फ लेवलिंग कंक्रीट, बिकॉज ये अपने आप ही लेवल में आ जाती है, सो वी कॉल इट सेल्फ लेवलिंग कंक्रीट। वी आल्सो कॉल इट फ्लोइंग कंक्रीट। इसका दूसरा नाम है नॉन वाइब्रेटिंग कंक्रीट, क्योंकि इस कंक्रीट को जब हम शटरिंग में यूज़ करते हैं तो हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन वाइब्रेटिंग कंक्रीट। इसका पांचवा नाम जो है सुपर वर्केबल, इसकी जो वर्केबिलिटी होती है, और आई एम श्योर आप लोग एटलीस्ट जब कंक्रीट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ कंक्रीट you must be knowing about slump and compaction factor. If the slump is more, we call it concrete is good. If the slump is less, we call it concrete is not so good or concrete is harsh. वो concrete अच्छी नहीं है, उसको हम ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस concrete की वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको we call it super workable concrete. ना इसकी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है वो करीब करीब वही मटेरियल है जो हम नॉर्मल कंक्रीट में यूज़ करते हैं। तो सवाल इस बात का आता है कि नॉर्मल कंक्रीट और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में फ़र्क क्या है। इसमें बेसिकली द डिफरेंस इज इन द डिज़ाइन ऑफ दिस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। जैसे आप लोग नॉर्मल कंक्रीट को की मिक्स डिज़ाइन करते हैं, अगर आपने M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया या M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया या M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया, हम उसकी मिक्स डिज़ाइन करते हैं और उसकी वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं, देन वी फाइंड आउट इट्स कॉम्पैक्शन फैक्टर, स्लम्प, साइज ऑफ द एग्रीगेट, एंड वी मेजर द वर्केबिलिटी थ्रू स्लम्प एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर। इस इन केस ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, सिंस दिस इज highly workable, basically once you put in a shuttering at one place, the concrete moves by its own weight. So it's a highly workable concrete and it moves like water basically. So in that case, and since we do not need any vibration, so before we use this in any construction, we want to ensure वेदर द कंक्रीट जो हमने बनाई है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है कि नहीं। उसके लिए हम 3 टेस्ट को वी डिस्कस अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। द फर्स्ट वी कॉल इट फिलिंग एबिलिटी, द सेकेंड इज रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, एंड द थर्ड इज पासिंग एबिलिटी। अब इन तीनों टेस्ट के बारे में अब मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दूंगा। फिलिंग एबिलिटी से मतलब ये है कि जब कंक्रीट अपने आप, हमने कंक्रीट डाल दी स्ट्रक्चर के एक साइड में, तो वो अपने आप ही उसको पूरे शटरिंग को भर ले, सो दैट वी कॉल इट फिलिंग एबिलिटी। रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, बेसिकली वंस द कंक्रीट मूव्स, इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है, you will often find that coarse aggregate and fine aggregates get separated, and that we call it segregation.
दैट शुड नॉट हैपन, वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में नहीं होना चाहिए। तीसरा जो टेस्ट है हम इसको पासिंग एबिलिटी बोलते हैं। पासिंग एबिलिटी का मतलब ये है जब कंक्रीट अपने आप फ्लो कर रही है तो वो सरिया के बीच में से, रीइंफोर्समेंट के बीच में से अपने आप निकल जाए। सो व्हेन वी टॉक ऑफ फिलिंग एबिलिटी इट मीन्स इट फ्लोज, स्प्रेड्स एंड फिल्स द इंटायर फॉर्मवर्क, शटरिंग को अपने आप वो भर ले। जब हम रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन की बात करते हैं इसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सो दैट वी कीप सैंड एंड एग्रीगेट्स इन सस्पेंशन। पासिंग एबिलिटी का मतलब यह है कि पासेस थ्रू हेवीली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चरल सेक्शंस विदाउट ब्लॉकिंग देम। तो बेसिकली ये इसके तीन प्रॉपर्टीज जो हैं हम इनको पहले चेक करते हैं और उसके बाद जब कंक्रीट ये तीनों प्रॉपर्टीज को पास कर जाती है तब हम उसके बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, लेबोरेटरी में या एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं कि व्हेन वी फॉर एन एडिक्वेट फीलिंग एबिलिटी फॉलोइंग एक्शंस आर कंसीडर्ड, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये कंक्रीट बहुत हाईली वर्केबल है, तो कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए वी नीड टू ऐड सम सुपर प्लास्टिसाइजर्स और केमिकल एडमिक्सचर। हम इसमें केमिकल एडमिक्सचर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करते हैं। नॉर्मल कंक्रीट में हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की। इस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम बात करते हैं, हम वी डू नॉट यूज वर्ड वाटर सीमेंट रेशियो, वी यूज द वर्ड वाटर पाउडर रेशियो। इसमें बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का, जो कंपोनेंट होते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, वो हमारा सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट है, वाटर्स है और केमिकल है। इसमें कोर्स एग्रीगेट कंटेंट थोड़ा कम हम रखते हैं और ये फाइन एग्रीगेट कंटेंट ज़्यादा होता है और सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होता है या सीमेंट जैसी और मटेरियल है, फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश या सिलिका फ्यूम, हम उसका कंटेंट ज़्यादा रखते हैं। तो जो भी मटेरियल हमारा सीमेंट जैसा फाइन है हम उसको पाउडर बोलते हैं। इस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम वर्ड सीमेंट यूज़ नहीं करते, हम वर्ड यूज़ करते हैं पाउडर। सो अगर आप ये मान के चलें कि एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिक्सचर में अगर 350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट है और 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लाई ऐश है तो टोटल आपका 400 हो गया। हम तो उसको बोलेंगे पाउडर 400 kg पर मीटर क्यूब हुआ और वाटर सीमेंट रेशियो को हम उससे डिवाइड करेंगे, देन वी कॉल इट वाटर पाउडर रेशियो। अगला, जैसे मैंने कहा कि इसमें हम कोर्स एग्रीगेट कंटेंट जो है हम इसमें कम रखते हैं और सीमेंट कंटेंट या पाउडर कंटेंट और फाइन एग्रीगेट कंटेंट को ज़्यादा रखते हैं। ना जो ये कंक्रीट में एक बहुत बड़ी समस्या है, इस मेजर प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब कंक्रीट इन दिस केस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग इज फ्लोइंग लाइक वाटर तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि कोर्स एग्रीगेट एक जगह रह जाए और सीमेंट और पानी आगे चला जाए, उसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सेग्रीगेशन होता है तो ये कंक्रीट बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और ढंग से काम नहीं करेगी। इसीलिए हम इसको कोर्स एग्रीगेट कंटेंट को कम कर रखते हैं और कोर्स एग्रीगेट जो साइज है नॉर्मल कंक्रीट में, अगर आप किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम 20 मिलीमीटर साइज एग्रीगेट यूज़ करते हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर साइज यूज़ करते हैं। इसलिए सब यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस्ड मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। और इसमें हम एक विस्कोसिटी एजेंट भी यूज़ करते हैं। ये टाइप का केमिकल होता है एडमिक्सचर्स के अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को, लाइक सीमेंट हो गया, आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, को सबको साथ में रखता है। वो मिक्सचर की विस्कोसिटी को बढ़ाता है बेसिकली। तीसरा पॉइंट है SCC शुड नॉट हैव दिस थिंग्स, ब्लीडिंग ऑफ वाटर, पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, पानी को कंक्रीट के अंदर ही होना चाहिए।
ये पेस्ट एंड एग्रीगेट सेग्रीगेशन, जैसे मैंने पहले कहा जब कंक्रीट फ्लो कर रही है तो सारा का सारा मटेरियल एक साथ मूव करना चाहिए, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो रेता हो, वो सबको एक साथ मूव करना है, इनको अलग अलग नहीं होने, कोर्स लीडिंग टू ब्लॉकिंग। एंड इसमें जो एयर बबल्स हैं, जब आप नॉर्मल कंक्रीट में की मिक्स डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल M10, M20 और M25, M15, तो उसमें हम एयर कंटेंट लेते हैं, तो एयर कंटेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जब हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पानी अलग नहीं निकलना चाहिए, पेस्ट और एग्रीगेट्स को अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जो हम नॉर्मल कंक्रीट और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की बात करते हैं तो हमें डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी वो कंक्रीट आपकी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हो जाती है। और दूसरा डिफरेंस ये है उसमें थोड़ा हम उसको पाउडर बोलते हैं, सीमेंट नहीं बोलते, और उसमें कोर्स एग्रीगेट कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। ना देन फॉर पासिंग एबिलिटी, जब हम पासिंग एबिलिटी से मतलब ये, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जब हम कंक्रीट मान लीजिए हम शटरिंग में डाल रहे हैं तो कंक्रीट सरिया के बीच में से अपने आप ही जाके शटरिंग को पूरा स्पेस अपने आप उसको ऑक्यूपाई कर ले, और वो ऑक्यूपाई तब करेगी जब हमारा वाटर पाउडर रेशियो कम होगा। हम इसमें वाटर पाउडर रेशियो कम रखते हैं और सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं वर्केबिलिटी बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए। और तीसरा हम दूसरा यूज़ करते हैं आपका विस्कोसिटी एजेंट, जो सारे मटेरियल्स को एक साथ रखता है। और जैसे मैंने कहा कि हम इसमें कोर्स एग्रीगेट कंटेंट कम यूज़ करते हैं और साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट भी कम होता है। कि अगर आप देखें बहुत स्पेशली बीम कॉलम जॉइंट्स जो होता है वहाँ सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट होता है, एक तो वहाँ बीम का रीइंफोर्समेंट आता है और दूसरा आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट आता है। उस केस में ये मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, अगर नहीं देखा है तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी बीम कॉलम मिल रहे हैं वहाँ सरिया ज़्यादा होता है और नॉर्मल कंक्रीटिंग ढंग से नहीं हो पाती। उस सिचुएशन में ये कंक्रीट बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर शटरिंग में कंक्रीट ढंग से नहीं गई तो उससे एक तो कॉलम आपका वीक हो जाएगा, बीम वीक हो जाएगी, स्लैब वीक हो जाएगा और अंदर उसके पोरोसिटी की प्रॉब्लम आएगी। बाद में आपने अक्सर देखा होगा, you must have seen there is a leakage problem is also because compaction of the concrete has not taken properly। इस केस में वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है ना। ये तो था बेसिकली कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है, इसमें इसके कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम ये जज कर सकते हैं कि भाई ये कंक्रीट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है कि नहीं। उसके बाद आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा इसके एडवांटेज क्या है, बेसिकली हम इसको क्यों यूज़ करें, या हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट्स में एज जब आप व्हेन यू पीपल विल बिकम फुल इंजीनियर्स विल वर्क एट ए पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी और पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो व्हाई शुड वी यूज़ इट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बेसिकली इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इससे कंस्ट्रक्शन बड़ा फास्ट होता है और कंक्रीट आप बहुत जल्दी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इफ़ यू सी द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मैनुअली, अच्छा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को हम आरएमसी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आरएमसी का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। अच्छा, इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बेटर कंसोलिडेशन अराउंड रीइंफोर्समेंट, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। जहाँ रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये चीज़ें नहीं आ पाती और अंदर वॉइड्स रह जाते हैं, अंदर कैविटीज़ रह जाती है, उससे कॉलम की स्ट्रेंथ, बीम की स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। और नॉर्मल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम शटरिंग हटाते हैं तो कभी कभी रीइंफोर्समेंट बाहर दिखाई देती है, इसका मतलब है कि कॉम्पैक्शन ढंग से नहीं हुआ। पर इस केस में जब हम ये कंक्रीट यूज़ करेंगे तो कंसोलिडेशन पूरा होगा और सारी चीज़ें बाद में बराबर होंगी। इसका इसी वजह से जब हम ये यूज़ करेंगे तो कंक्रीट जो है, जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट, वो कवर इन्फोर्समेंट the cover enforcement effectively ensures better quality of cover। अगर reinforcement एक्सपोज नहीं है तो उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रक्चर का लाइफ ज़्यादा होता है।
और तीसरा चौथा एडवांटेज ये है इसमें कि ये कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, कितना ही छोटा स्ट्रक्चर हो और कितना ही पतला स्ट्रक्चर हो, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, आप इस कंक्रीट को बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। इसका एडवांटेज और क्या है, इसकी वजह से आपको जो फिनिश मिलेगी वो यू विल गेट सुपीरियर क्वालिटी फिनिश और लेस ऑफ पैचिंग। जनरल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर्स उसको बोलते हैं, अगर सरिया बाहर से दिखाई दे रहा है उसको बोलो देन वी से पुट सम सीमेंट पैचिंग, उसको छिप जाता है। वो छिप तो जाता है पर उससे उसके स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं बढ़ती है। इसके जो दूसरे एडवांटेज हैं, जैसे जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम शटरिंग यूज़ करते हैं। शटरिंग या तो स्टील की होती है या वुड की होती है, और जब हम शटरिंग में जब हम कंक्रीट डालते हैं तो हम उसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन से क्या होता है, जो शटरिंग की जो वॉल्स हैं, स्टील प्लेट्स हैं या वुडन प्लेट्स हैं, वो धीरे धीरे थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं और इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। अगर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करेंगे तो हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वाइब्रेशन हम नहीं करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर की शटरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें अगला एडवांटेज ये है कि इसमें हम वी सेव लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें और जब हम साइट में काम करते हैं इसमें आपको मिक्सिंग ऑन द साइट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। कंक्रीट आप रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से लेके आएंगे और सीधे इसमें आप उसको डालेंगे। इससे अगला एडवांटेज ये होता है कि हम जो कंस्ट्रक्शन टाइम है हमारा वो कम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन टाइम कम होने से क्या एडवांटेजेस क्या हैं, जो प्रोजेक्ट आपका नॉर्मल कंक्रीट में मान लीजिए 2 साल में कंप्लीट होता है और कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग की सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से बना रहा है वो अगर 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ख़त्म कर लेता है तो उसका 3 महीने का जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो लेबर के हों चाहे उसे टाइम के हों, वो उसके बच जाते हैं और इससे उसका लॉन्ग टर्म में एडवांटेज होता है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, द ईज ऑफ प्लेसमेंट रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग थ्रू रिड्यूस्ड इक्विपमेंट एंड लेबर इक्विपमेंट। इसमें आपका लेबर रिक्वायरमेंट कम होता है और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है इससे, और ईज इन प्लेसमेंट। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जो चीज़ होती है उसके कुछ मैं उसको डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा, उसको मैं कॉन्स्टेंट्स कहूँगा। ये बड़ी स्पेशल टाइप की कंक्रीट है, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती, इसलिए इसमें मोर केयर इज रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड मिक्सचर प्रोपोर्शनिंग इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंक्रीट। इसमें केयरलेसनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अदरवाइज ये कंक्रीट में, जैसे मैंने पहले कहा जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे कि इसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो पूरा का पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, वो कंक्रीट किसी लायक नहीं रहेगी। इसमें जैसे कहा, जब ये इस कंक्रीट का जो दूसरा नाम है वो सुपर वर्केबल कंक्रीट है, इसका स्लम्प वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा डालने पड़ते हैं, एडमिक्सचर ज़्यादा डालने पड़ते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट थोड़ी सी बढ़ती है। इसका जो मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर है बेसिकली बहुत सेंसिटिव है एंड इसमें हमें लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत होती है। जो वो कौन कौन से ट्रायल से एरर है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप मोहाली में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या बठिंडा में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ की सैंड अलग है। आप पटियाला में कर रहे हैं, वहाँ की सैंड अलग है, थोड़ी सी कोर्स एग्रीगेट्स अलग हो सकते हैं, सीमेंट अलग हो सकती है, और ये सीमेंट बहुत सेंसिटिव है, इसमें सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जो पहले मैंने बताया, पासिंग एबिलिटी, फिलिंग एबिलिटी एट्सेट्रा। इनिशियली ये कंक्रीट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, मगर आप अगर एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये कंक्रीट हम यूज़ करते हैं तो आपका बेसिकली शटरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। जब शटरिंग की लाइफ बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, इससे कंस्ट्रक्शन टाइम कम हो जाता है, तो उस कंस्ट्रक्शन टाइम में कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं तो लॉन्गर रन में दिस इज़ इकोनॉमिकल, बट इनिशियली आपको थोड़ी सी इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। सो ये इसके थोड़े से कॉन्स्टेंट्स हैं। अगला सवाल आता है आप लोगों के लिए, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, जहाँ कहीं भी आप नॉर्मल कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं वहाँ आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन क्योंकि ये थोड़ी हाईली स्पेशलाइज्ड कंक्रीट है, इसमें बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत है जिनको कंक्रीट के बारे में पूरी नॉलेज हो। तो अगर हम इसको यहाँ यूज़ करें, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें, प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करें, कॉलम्स और पाइल्स में, फुटिंग्स में यूज़ करें, रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स में यूज़ करें तो ज़्यादा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जहाँ आजकल फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या ब्रिजेस बन रहे हैं, जो आपका डेक स्लैब है बेसिकली या सुपर स्ट्रक्चर है, वो मोस्टली प्री कास्ट होता है। तो वो स्ट्रक्चर अगर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से बनाएं तो उसकी फिनिश भी बहुत अच्छी होती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। वैसे ये कंक्रीट आप जहाँ नॉर्मल कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं वहाँ इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला हम आएंगे, इसमें कौन कौन से हम टेस्ट बेसिकली हम कंडक्ट करते हैं। इसमें जो पहला टेस्ट है हम बोलते हैं स्लम्प फ्लो टेस्ट। स्लम्प फ्लो टेस्ट, it is the simplest and most commonly adopted test for evaluating the self compactability quality of self compacting concrete। इसका मैं आपको एक डायग्राम एक दो स्लाइड्स के बाद दिखाऊंगा। इसमें बेसिकली जैसे आप स्लम्प करते हैं लेबोरेटरीज में, आप डिप्लोमा आप लोग अपने कॉलेजेस में कर रहे होंगे, आप एक कोन लेते हैं, उसमें कंक्रीट भरते हैं, फिर कोन को लिफ्ट करते हैं, द कोन इज लिफ्टेड एंड द डायमीटर ऑफ द कंक्रीट आफ्टर फ्लो हैज स्टॉप्ड इज मेजर्ड। इन दिस केस जो आपका स्लम्प आता है वो कम से कम, ये मैं आपको अगली स्लाइड पे जाके दिखाऊंगा। इसमें हम ऐसे करते हैं बेसिकली, ये हमारा कोन है, इस कोन में हमने कंक्रीट भर दी पहले और इसको हम धीरे धीरे लिफ्ट कर रहे हैं तो कंक्रीट ये आपकी बाहर आ रही है। जब कंक्रीट बाहर आ रही है तो जब हम इसको उठा लेंगे तो ये दिस इज द स्लम्प। दिस इज डिफरेंट जो आप लोग नॉर्मल कंक्रीट में करते हैं। नॉर्मल कंक्रीट में आपको इतना स्लम्प नहीं मिलेगा और दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आप मिलेगा। इसका हम डायमीटर दोनों डायमेंशन में ऐसे और परपेंडिकुलर ऐसे मेजर करते हैं और ये डायमीटर मेजर करने से हमें ये मालूम होता है कि कंक्रीट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग है कि नहीं। अब मैं इस स्लाइड्स पे जाऊंगा, जब हम डायमीटर मेजर करें तो उसका जो डायमीटर है वो 660 मिलीमीटर से लेके आपका 720 मिलीमीटर होना चाहिए। और जब हम कहें जो 760 या 720 मिलीमीटर होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 मिनट में अचीव करे, क्योंकि जब हम इस कोन को उठाएंगे तो ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा और इतना स्प्रेड करेगा। इसका एक टाइम लिमिट होता है, ये नहीं कि आप इसको हम कोन को निकाल के छोड़ दें और 2 घंटे बाद ये इतना हो, नहीं, उसकी एक लिमिट है। ये बेसिकली आपका जो टाइम है ये 3 से 7 सेकेंड्स के बीच में ये डायमीटर आपका 620 से आना चाहिए। मतलब जैसे हम कोन उठाएं तो कंक्रीट बिल्कुल आपकी वो फैल जाए तो इसे बोलते हैं हम स्लम्प टेस्ट। अगर ये 620 से 720, 660 से 720 के बीच में आता है तो वी कॉल इट स्लम्प फ्लो टेस्ट। और ये एक टेस्ट है जो इंडिकेट करेगा कि हमारी कंक्रीट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है कि नहीं। दूसरा जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं यू बॉक्स टेस्ट। यू बॉक्स टेस्ट बेसिकली एक आप लोगों ने देखा होगा कि मैनोमीटर देखा है आपने, वेयर देयर 2 ट्यूब्स देयर। इसमें यू बॉक्स टेस्ट, द टेस्ट एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट in a stimulated field conditions. It is the most widely adopted test method for characterization of self compacting concrete. This test measures filling, passing and segregation properties of self compacting concrete. इसका पहले मैं आपको स्केच दिखाऊंगा, उसके बाद में हम बाद में आएंगे। दिस इज द फिगर बेसिकली। इसमें ये यू बॉक्स है, इसमें बीच में एक स्टील की प्लेट लगी हुई है और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये रीइंफोर्समेंट डालते हैं बेसिकली, जिसका साइज इतना होता है। इसका पर्पस ये है कि हम लेबोरेटरी में एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन विच लुक्स लाइक फील्ड और एक्चुअल कंडीशंस वेयर वी ऑल्सो प्लेस द रीइंफोर्समेंट। इसमें यहाँ एक गेट होता है, स्लाइडिंग डोर, हम इसको इनिशियली पहले क्लोज कर देते हैं। इसमें क्लोज करने के बाद हम एक साइड से कंक्रीट इसमें डालते हैं और फिर कंक्रीट का लेवल देखते हैं। उसके बाद हमारी जो इसको हम गेट को ऊपर उठा देते हैं
once we lift the sliding door, concrete will pass like this and go to the other side of the limb, other side of the U tube. In this case आइडियली अगर देखा जाए तो जब हम गेट को लिफ्ट कर देते हैं तो दोनों कंक्रीट का लेवल, दोनों उसमें, जैसे अगर हम इसमें पानी डाल लें और इस गेट को हम उठा दें तो दोनों पानी का लेवल बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, जब जहाँ की कंक्रीट की जो विस्कोसिटी है वो पानी के विस्कोसिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, विच इज़ मच मोर देन द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर. सो concrete, in case